चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में विरूर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ गाबा सर और राजेश पाल भी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। इसके अलावा मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से, और आज मंगलवार है तो टेक्निकल से बात करेंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से। आशीष से जानेंगे कि एसएमई आईपीओ में निवेशकों को कितना नुकसान हो रहा है। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले एक बार ज़रा नज़र डालते हैं मार्केट पर। और निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे, लेकिन 25,500 को होल्ड करने की कोशिश जारी है। बैंक निफ्टी फ्लैट है। मिड कैप्स में अब थोड़ी रिकवरी आ रही है। मिड कैप इंडेक्स जो अभी कुछ देर पहले करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था, अब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी है यहाँ पर। एडवांस डिक्लाइन अभी भी ख़राब है, लेकिन ये भी थोड़ा सुधरा है सुबह के मुकाबले। 1:3 के करीब है इस समय। लेकिन प्रेशर का पूरा कारण आईटी स्टॉक्स फिर से। HCL टेक 4% नीचे, इन्फोसिस 3.5%, TCS 3%। इसके अलावा भारती में प्रेशर है 3%। इटर्नल में काफ़ी प्रेशर है, ये स्टॉक काफ़ी इस समय नीचे आता हुआ। और इसके अलावा विप्रो टेक महिंद्रा, यहाँ भी प्रेशर है। ट्रेंड एक बार फिर से 52 वीक लो की तरफ बढ़ता हुआ 4000 पर ये स्टॉक वापस इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मजबूती वाले शेयर्स में पावर ग्रिड, यहाँ पर फिर भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। F&O स्टॉक्स में फिर आईटी स्टॉक्स, कोफोर्ज और परसिस्टेंट दोनों 4 से 5% नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बंधन बैंक 3% ऊपर, पॉलीकैब 2% ऊपर और सुप्रीम इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी थोड़ी सी बढ़त भी। ओके, ये थी अब तक की बात की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करते हैं। पैनल आपके स्क्रीन पे है और राजेश पालवी जी, प्रकाश गावा सर पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके नीलेश जी, और साथ ही साथ विकास सालुंके। विकास जी गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल देखने मिल सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मुझे स्ट्रांगली मोमेंटम लग रहा है पावर ग्रिड में यहाँ से एक मुझे लगता है 320 के टारगेट आते हुए देखने मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली सेटअप यहाँ पे लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। नीचे में 299 का स्टॉप लॉस लगा के 320 के टारगेट के लिए पावर ग्रिड बाय करना है। दूसरा जो मेरा स्टॉक है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो है यहाँ पे भी एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है यहाँ से 1070 के आसपास के टारगेट मुझे ऊपर आते हुए देखने मिल रहे हैं। और आज के डे लो का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 993 का एक स्टॉप लॉस लगा के अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को यहाँ पे बाय करना है। ये दोनों भी कॉल हमने हमारे निर्मल बंग हाउस में रिकमेंड कर चुके हैं और दोनों में हमारा व्यू पॉजिटिव है। ओके, ये दो ट्रेड्स हो गए। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेन जी। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है और सबसे पहले जो बाय साइड में स्टॉक रडार पर आया वो है पॉलीकैब। यहाँ पर लगातार हम एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं और एक नए रिकॉर्ड हाई पर काउंटर पहुंच चुका है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एक फॉलोअप हम यहाँ पर अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से 8300 प्लस तक के लेवल दिखा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आज के दिन के लेवल 7950 के आसपास रखना होगा। 8300 8450 तक की अपसाइड हमें पॉलीकैब इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है ओएमसी स्पेस में से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी में भी एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चर आईओसी का पॉजिटिव है फॉर टारगेट ऑफ 183 185। स्टॉप लॉस रखना होगा 176.5 का, 176 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना होगा। आईओसी के अंदर एक छोटे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, उसके चलते यहाँ पर 183 से 185 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, आईओसी क्रूड का अगर आप देखें कि शार्पनेस, उस इंप्रेशन में आप आईओसी पे फोकस करते हुए, और दोनों ट्रेड्स रखिएगा जब प्लीज़ नीलेश जी के एक एक बार के। आईओसी और दूसरी कॉल थी पॉलीकैब थी। अच्छा, पॉलीकैब थी, दूसरा मैं नोट नहीं कर पाया। पॉलीकैब आपकी। और प्रकाश सर गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। ध्यान है मेरा डाबर पर, है साइडवेज जोन, उसमें एक थोड़ा बायस अपसाइड है। 515 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डाबर स्टॉप लगाएं करीब 513 का, 2 रुपए का। अपमूव मिले तो 520 तक भी मिल सकता है। तो यस, डाबर पर लॉन्ग साइड अगर मार्केट में अपमूव मिलता है तो। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है इन्फोसिस। अब भी मौका है बेचने का। ट्रेड कर रहा है 1282 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे करीब 1300 का, करीब 18 रुपए का स्टॉप है। डाउन साइड 1250 अब भी पॉसिबल है इन्फोसिस में शॉर्ट। इन्फोसिस शॉर्ट 1281 पे। राजेश पालवे जी के पास चलते हैं। राजेश पालवे जी, आपके दो ट्रेड्स।
वीरेन जी, पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से बाय करने की सलाह है डॉक्टर रेड्डी को। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर होते हुए दिखा है, और जिस तरीके से स्टॉक में कल के सेशन में भी स्ट्रेंथ थी और आज कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनाते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे अपसाइड के टारगेट 1340 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1295 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है टोरेंट पावर का। ये स्टॉक में भी देखें तो जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक स्ट्रेंथ है, फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट आते हुए दिखे, तो यहाँ पे हम 1580 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह देंगे। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1530 के आसपास। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। अब बात करते हैं हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से। उनसे जानते हैं कि बाजार को लेकर उनकी क्या रणनीति है। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं लेकिन एक चीज़ कहूँगा, आईटी पर आपने पूरे समय नेगेटिव व्यू रखा। मुझे याद है जब एक बार बीच में रैली आई थी तभी मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि नहीं, आपको इस रैली पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं सिक्स सेंस कह लीजिए या विजन कह लीजिए, वो व्यू सही रहा। अभी भी अवॉइड कर रहे हैं? बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद अनुज जी, आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके और अपने दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सो आईटी का एक्चुअली जो फॉल आया है, हमने भी ऐसे नहीं लग रहा था कि इतना जोरोगा आएगा, लेकिन आई थिंक अभी आस्ते आस्ते एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एआई एक्चुअली, जो हम पहले से बोल रहे थे, एक साल पहले से हम तो ये बोल रहे हैं कि एआई एक बहुत ही बड़ा इवेंट है आईटी के लिए, और वो एक डिसरप्टर है आईटी सेक्टर के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये फॉल जो आप देख रहे हैं उसके चलते कोई आपको एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए वापस आईटी में, क्योंकि पूरा मॉडल एक क्वेश्चन मार्क आ गया हमारे मॉडल पे, आईटी सेक्टर के मॉडल पे अभी, सर्विसेज के स्पेशली। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अवॉइड कीजिए, और एक पेनफुल रीसेट जो अभी जारी है वो शायद एक चलेगा लंबे अरसे तक, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी भी आप किसी एनालिस्ट से बात करें जो आईटी सेक्टर कवर करते हैं, वो बोलते हैं नहीं, आप हमारे डीसीएफ मॉडल देखिए। पर डीसीएफ मॉडल में एक टर्मिनल ग्रोथ रेट करके चीज होती है जो आप एज्यूम करते हैं कि क्या परपेचुइटी तक आपको ग्रोथ दिखेगी इस सेक्टर में। हमें वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो अभी भी 5-6% जो ग्रोथ एज्यूम करते हैं परपेचुइटी के लिए इन आईटी, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप वहां पे काटेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो डीसीएफ है, जो वैल्यू है डीसीएफ की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की, वो कम हो जाएगी। इसलिए हमें लग रहा है कि अभी भी दर्द ज्यादा है यहाँ पे सेक्टर में, अवॉइड करें तो ही बेटर रहेगा। ओके। अच्छा दिनशो जी, चश्मा बैग आपका पुराना वाला मैं देख रहा था, बीच में चेंज किया था आपने। अच्छा, एक और चीज़, ये इटर्नल पर क्या व्यू है आपका? इटर्नल, इवन पेटीएम, दोनों अपने हाई से काफ़ी गिरे हैं रिसेंटली। जी बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली मुझे तो यही लग रहा है कि लोग अभी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर रहे हैं एआई को, यही सोच के कि ये सब भी एआई में इम्पैक्ट हो जाएंगे। पर एक्चुअली इटर्नल को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो उसका उल्टा जो स्टोरी यहाँ पे है वो कंजम्पशन की स्टोरी है, और न्यू एज कंजम्पशन की स्टोरी है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल एक बड़ा कॉम्पिटिटर का आईपीओ आने वाला है, तो आई थिंक वो थोड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा पुल डाउन हो रहा है वैल्यूएशन। लेकिन हमें कोई यहाँ पे चिंता नहीं बन रही है इस सेक्टर में। हमें लग रहा है कि यहाँ तो उल्टा जो क्वार्टरली नंबर आए थे वो तो बहुत ही बढ़िया थे, तो यहाँ से आपको ग्रोथ ही दिखनी चाहिए इटर्नल के चलते। और पेटीएम का दूसरा जो है वो ऑब्वियसली वहां पे भी हमें कोई चिंता जैसी दिख नहीं रही है। वहां पे भी आपको पता है एक बड़े दूसरे जो सप्लायर है, मतलब फिनटेक कंपनी है, उनका भी एक आईपीओ आ रहा है, तो शायद वो भी एक पुल डाउन हो रहा है वहां पे उसके चलते। लेकिन हमें कोई यहाँ पे चिंता नहीं बन रही है इन दोनों काउंटरों में। ओके, चलिए, तो ये कुछ ऐसे विषय हो गए जो अब तक के सबसे कमज़ोर पॉइंट रहे। लेकिन दिनशा जी नमस्कार, मैं तो वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी भी इतनी कमांडिंग पोजीशन में जो बैंक निफ्टी है उसको खड़ा किया हुआ है, बैंक निफ्टी को अकेले अपने दम पर पीएसयू बैंक्स ने। ये आउट परफॉर्मेंस अभी भी कायम रहेगी, और एसबीआई के नंबर्स इस बार जाते जाते वो मतलब वो पुश देके गए थे ना कि हम अब तक कायम रखें। मैं लुक एट निफ्टी आईटी डाउन अबाउट 3%, और निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट।
ये मोमेंटम अभी भी कायम रहने की आपको अपेक्षाएं हैं? और अभी क्या ये Q3 नंबर्स रीरेट करके गए हैं PSU बैंक्स को? जी वीरू जी, पहले तो ये जो PSU बैंक की आप बात कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली हमें यही लग रहा है कि SBI का जो रिजल्ट था, इतना जोरों का रिजल्ट, और उस दिन जिस हिसाब से SBI चला था, इतना बड़ा काउंटर चलने का, ऑब्वियसली ये दिखा रहे थे कि वही बोल रहे थे कि शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक से मार्केट शेयर गेन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास SBI है, PSU में सिर्फ SBI है और कोई बैंक नहीं है हमारे पास दूसरा PSU में। हमें यही लगता है कि एक जो एसेट क्वालिटी है PSU बैंक की, उसमें काफी हद तक एक शंका सी बनी रहती है। आप देख रहे हैं बीच बीच में कुछ ना कुछ खबरें आ जाती हैं यहाँ पे। लेकिन दूसरा आप ये देखिए कि जितने जो स्मॉल ROE पे काम होता है यहाँ पे PSU बैंक में, वो प्राइवेट सेक्टर वाला कभी नहीं कर सकता है। और ऑब्वियसली ये वेलोसिटी के चलते ही हो रहा है, तो थोड़ी देर तक आपको शायद दिखेगा यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस। लेकिन हमें अगेन कोई ऐसा शंका नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक बार फिर से जोरों की वापस आएंगे। जैसे ही आपका जो ये फॉल हुआ है इंटरेस्ट कॉस्ट का, वो क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, उसके बाद ही ये आपको दिखेगा वहां आगे चल के। सर अभी अब लेना क्या चाहिए? आई मीन यह प्रश्न तो यही है। IT में हमें पैसा डालना नहीं है, IT में रत्ती भर की स्टेबिलिटी है नहीं अभी तक। PSU बैंक्स अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। Q3 अर्निंग्स और जो मैनेजमेंट के इंटरेक्शंस के बाद आपको जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं, उसके बाद कन्विक्शन किस चीज़ से बन रहा है? फॉर इंस्टेंस प्राइस वाइज कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं, वाइट गुड्स अच्छा कर रहे हैं, आप अभी भी देखिए मेटल्स स्टिल स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी प्लेस्ड हैं। Q4 तक आते आते, और जब Q4 के नंबर्स आएंगे, जब फुल ईयर के नंबर्स आपके पास होंगे, और क्या क्या चीज़ प्रोमिसिंग लग रही है आपको उस मद्देनजर? तो वीरू जी, अगर आप देखिए, हमने पहले भी यही कॉल आउट किया था कि जो Q2 के नंबर्स थे, सितंबर क्वार्टर के नंबर थे, वो Q3 में भी आपको वैसे ही ट्रेंड दिखेगा। और आपने देखा वैसे ही था। लार्ज कैप का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं था जितना मिड एंड स्मॉल का था इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, लेकिन थोड़ा पिकअप हुआ है, लार्ज कैप में भी पिकअप हुआ है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये जो हमारा तो खैर एनीवे कॉल था कि मिड और स्मॉल कैप में आप ज्यादा आपको प्रॉब्ली मुनाफा होगा एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, और वही हमें लग रहा है आगे चल के। सेक्टर की बात करें तो हमें लग रहा है यहाँ पे भी आपको उसी हिसाब से कॉल लेना पड़ेगा जो हमने बोला था कि कंजम्पशन स्पेस, आई थिंक वहां पे बहुत ही बड़ा एक मूव बाकी है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो FIIs है, FPIs हैं, वो आस्ते आस्ते करके वापस आ रहे हैं कंट्री में। और एक्चुअली जो कॉन्फ्रेंसेज अभी चालू हैं, आप शायद उनसे भी पूछ सकते हैं। आई थिंक जो फॉरेन गेस्ट हैं जो रजिस्टर किए हैं, वो काफी हद तक एक बड़ी एक्साइटिंग सी फीलिंग लग रही है कि इतने ज्यादा गेस्ट रजिस्टर किए हैं फॉर दीज कॉन्फ्रेंसेज जो अभी हो रहे हैं, जो पहले नहीं था। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये जब आएंगे तो आपके एक्टिव फंड्स काफी हद तक इंडिया में आ जाएंगे। और उसके चलते यही लगता है कि जहां पे भी ग्रोथ दिखे, अर्निंग्स ग्रोथ की आपको विजिबिलिटी है, वहीं पे आपके पैसे ये फ्लो होंगे। कंजम्पशन स्पेस हो गया, BFSI हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, ये सब आपको देखेंगे कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपके पैसे आते रहेंगे। तो हम भी वहीं पे लगे हुए। ओके, चलिए, ये बात हो गई आपके कुछ पर्टिकुलर फिक्स सेक्टर्स की। रिंशो जी, बैंक्स में अब आपका क्या व्यू? कल IDFC फर्स्ट बैंक का जो डेवलपमेंट हुई उससे थोड़ा मूड माहौल ख़राब हुआ, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में अब आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? जी एक्चुअली अनु जी, हमारी टॉपिक्स तो वही HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, जहां पे भी हमें, जैसे मैंने बोला कि विजिबिलिटी है, कंसिस्टेंसी की विजिबिलिटी है, तो वहीं पे हम रहते हैं। और एक्चुअली हमारा एक हम अपने आप को यही बोलते हैं कि पोर्टफोलियो के दो पार्ट होने चाहिए। एक पार्ट जो आपका कंसिस्टेंट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न्स। तो ये जो बैंक्स है वो उधर ही आते हैं, और उसी लिए हमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे पोर्टफोलियो को। तो आई थिंक वो वहीं पे रहेंगे हमारे पास। ऑलराइट, चलिए रिंशो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे। चलिए, निफ्टी फिर 25,500 के नीचे आया है और दिक्कत है बहुत ज़्यादा। लेकिन SME IPOs में ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। इस साल अब तक 27 IPO की लिस्टिंग हुई है, जिसमें से आधे से ज़्यादा इशू प्राइस के नीचे हैं। जी हाँ, अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए हैं। आशीष से जान लेते हैं पूरा डेटा। आशीष, बताइए। बिल्कुल हाल बेहाल देखने को मिल रहा है SME IPO निवेशकों का। और मैं डेटा देख रहा था कि 27 IPO
अभी तो साल की शुरुआत हुई है, फरवरी तो अभी खत्म होगा, लेकिन इतना बुरा हाल आईपीओस का, इतनी खराब परफॉर्मेंस, पता नहीं क्या दिक्कत है। और जैसे कि आप बता रहे कि 27 आईपीओ अभी तक आए हैं, 55%, 27 में से 15 ऐसे हैं जिन्होंने भयंकर गिरावट आपको नजर आएगी। इनफैक्ट 5 इशू तो मैं ऐसे देख रहा हूं जिसमें 50% से ज्यादा की गिरावट है। सिर्फ 2 महीने की लिस्टिंग के अंदर आप देखें तो इतना बुरा हाल, और ये भयानक तस्वीर आपके सामने आ गई। ये सब कंपनीज के नाम है, कब आईपीओ आए थे, क्या इशू प्राइस है और अब परफॉर्मेंस फिलहाल क्या कह रही है। तो आप देखिए, ये पहली जो कंपनी है विनाइल वाली, 23 जनवरी को इसका इशू आया था, 47 रुपए का भाव था, अब 70% की गिरावट आ गई। सिर्फ 23 जनवरी की तो इसकी लिस्टिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो याजुर फाइबर्स है, 132 रुपए का इशू प्राइस, 67% नीचे है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली एक कंपनी है, 55% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आर्मर सिक्योरिटी इंडिया 57 का इशू प्राइस, 55% की भारी गिरावट है। कनिष्क एल्यूमिनियम, बड़ा हाइप था इसका, 73 रुपए का इशू प्राइस और 42% की गिरावट। इतनी भयंकर तस्वीर है। अब दिक्कत की बात है कि सेबी लगातार सख्ती दिखा रही है, बहुत सारे रेगुलेशंस हमने देखे हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट देखे हैं, लेकिन इसके बाद भी आईपीओ का जो क्रेज है, साथ में आप देखें तो बड़ी गिरावट आती है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत सारे रेगुलेशंस थे, जैसे मिसाल के तौर पर 2024 में, क्योंकि यूफोरिया काफ़ी ज़्यादा था, लिस्टिंग अनाप शनाप भाव पर होती थी, तो वहाँ पर लिस्टिंग गेंस को कैप कर दिया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओएफएस पर 20% की कैपिंग लगा दी गई, 3 में से 2 साल में 1 करोड़ मिनिमम एबिटा की शर्त यहाँ पर रख दी गई। और जो आईपीओ है, इसे थोड़ा सा और अगर आप देखें तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो न्यूनतम निवेश होता है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। मैनेजर जो होते हैं उनकी नेटवर्थ के ऊपर भी क्राइटेरिया है, लेकिन इसके बाद भी आप देखें तो एसएमई निवेशकों का हाल बेहाल है, बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। शुक्रिया आशीष। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटजी इस समय मार्केट को लेकर। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। 25,500 के नीचे निफ्टी इस समय, क्या लग रहा है ये एक जो वापस ट्रम्प फैक्टर हावी हो रहा है मार्केट पर, या ये जो निफ्टी आईटी का जो इतना बड़ा प्रेशर हावी हो रहा है, क्या ये जीने नहीं देगा हमें? क्या व्यू रहेगा इस समय मार्केट पर? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 सवाल पूछ लिए, मैं तीनों के लाइन से जवाब देता हूं। मार्केट से तात्पर्य आता है निफ्टी से। पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन से इस चार्ट को शेयर करें। तो ये देखिए, डेली कैंडलस्टिक चार्ट है निफ्टी फ्यूचर्स की। नीचे जो सपोर्ट की लाल लाइन है वो 25,300 पे है, समझिए 25,270 के 300 के बीच में। तो 25,300 टूट जाएगा अगर निफ्टी पे, तब हम बेचैन होंगे कि हमें अपना स्टांस बदलना चाहिए या नहीं। इस सवाल को हम तब उठाएंगे, और 27,200 की चाल को हम खेलने के लिए सौदा कर देंगे जिस दिन ये 25,770 के ऊपर निकल जाए। संभावना 80% अभी भी हम मानते हैं 25,770 के ऊपर निकले और 27,200 की चाल आ जाए। तो ये जो साइडवेज मूवमेंट होकर जो फ्लैगिंग पैटर्न बन रहा है निफ्टी पे, ये ट्रंप के, सुप्रीम कोर्ट के और भारत के बदलते मिजाजों के साथ साथ ये अंड्यूलेट कर रहा है। अगला सवाल आपने जो सीएनएक्स आईटी पे पूछा, तो वो जो रिसेंट डेज में डायलॉग पॉपुलर हुआ था ना, घायल हूं इसलिए घातक हूं, तो इस तरह का फॉल जब आ चुका है आईटी में, अब यहां से अगर कोई शॉर्ट करने की सोचे तो उसको डायलॉग दोबारा से 2 बार सुनने के बाद फिर सोचना चाहिए कि शॉर्ट करूं कि नहीं, घायल हूं इसलिए घातक हूं। जरा सा भी अब यहां से जो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, 2-4 दिन जो भी टाइम लगा के यहां से रिवर्सल बनना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। तेजी का कोई दाव नहीं है, मंदी में आईटी स्टॉक्स में इस भाव से किसी हालत पे नहीं करेंगे। और जब भी ये रिवर्सल आ जाएगा तो सवाल तब ये खड़ा होगा कि ये एआई के एडवेंट से अगर आईटी कंपनी साफ हो जाएंगी, तो मुझे कोई समझदार आदमी ये बताए, एआई के कारण नए आईटी इंपायर्स क्या मुच्छड़ पान वाला बनाएगा, या जो एग्जिस्टिंग आईटी जार्स हैं, आईटी के जो इंपायर्स हैं इंडिया में, ये ही नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हाईली एफिशिएंट हो जाएंगे। इंडस्ट्री में डिसलोकेशन होगा, डिसरप्शन होगा, मैन पावर की बहुत बड़ी ले ऑफ हो सकती है, एफिशिएंसी गेन्स आने के पहले एक जे कर्व बन सकता है, पर उससे जितनी डैमेज टेम्पररी अर्निंग्स को हो सकती है 1-2 क्वार्टर की, उससे ज्यादा ये आईटी स्टॉक्स की धुलाई हो चुकी है। तो अगर मुच्छड़ पान वाला नया इन्फोसिस नहीं बनाएगा और इन्फोसिस ही एक नया बदलता इन्फोसिस बनाएगा, तो जब भी ये भाव का पैनिक और ये भावनाओं का प्रवाह जहां घूमेगा, हमको अभी भी चार्ट्स के ऊपर ये प्रतीत होता है कि अगले 6 महीने में एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा 50% बढ़ जाए और ये लार्जर आईटी स्टॉक्स 30% बढ़ जाएं, तो बिल्कुल अचंभा नहीं होगा
तो हम आईटी स्टॉक्स पे टकटकी लगाए बैठे हैं और ये कहीं ना कहीं अब चल के ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, क्राइसिस ऑफ रियलिटी नहीं है। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा रिजॉल्व हो जाता है। ओके, दूसरी तरफ बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग रहा है आज भी। देखें अगर आप, तो हम मोर और लेस लाइफ टाइम हाई के करीब ही हैं बैंक निफ्टी पर। तो क्या ये निफ्टी को चलाने का दारोमदार अभी भी बैंक निफ्टी के सर पर, के कंधों पर ही रहेगा? चलिए, अगर इसकी चार्ट भी दिखाना संभव है तो मैं बैंक निफ्टी की आपको डेली चार्ट दिखाता हूं। बैंक निफ्टी अगर इस जगह पे ठिठक गया है, अटक गया है और बाकी बाजार को ज्यादा डैमेज हो रही है, निफ्टी उतनी डैमेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जितनी सीएनएक्स आईटी में और वाइडर मार्केट में हो रही है, और निफ्टी को इस वक्त बैंक निफ्टी संभाले हुए है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर इसी को एक्स्ट्रापोलेट करने का हमारा मन नहीं है कि जब भी निफ्टी घूमेगी तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो टॉप आउट निफ्टी से मच अर्लियर आ जाए और निफ्टी आगे 27,200 तक चलती चली जाए, और बैंक निफ्टी में आप ये देखो ऊपर 61,800 62,000 के ऊपर जगह बहुत टाइट है इस वक्त। और अगर आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी के इंटरनल स्प्रेड को देखें, अब कुछ दिनों से जिस तरह से पीएसयू बैंक्स ऊपर के लेवल पर इठला रहे हैं, तो ये एक भ्रम पैदा होता है कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, घट ही नहीं रहे। ये जैसे रिवर्सल आएगा, हम बैंक ऑफ बड़ौदा को 310 के नीचे चले, हम उसको 50 रुपए के लिए शॉर्ट कर देंगे। कैनरा बैंक यहाँ से 5 रुपए घटे शॉर्ट करने का कैंडिडेट है, जिनकी चाल पूरी हो चुकी है पीएसयू बैंक्स की, पर वो घट नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो इल्यूजन आता है। और ये घट नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, ये सब सब्जेक्टिव बातें, इसीलिए हम चार्ट्स को देखते हैं। इवन एसबीआई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक प्राइस बार आया और उसके पहले 5 दिन में उसकी सारे रिटर्न्स आ चुकी थी, अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऊपर। तो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, जिस पे हम हमेशा परहेज रखते आए, उसमें मुझे अभी भी 15% की जगह लगती है। आईसीआईसीआई बैंक में 7-8% की जगह लगती है। पर ये एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, जिनको हम लास्ट 5-6 महीने से लगातार तेजी कर रहे थे, बहुत नॉमिनल रेसिडुअल रिटर्न्स बची है। कुछ हद तक कोटक महिंद्रा बैंक भी इसको संभाल लेगा। तो बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स बिल्कुल अलग अलग काम कर रहे हैं, और एक बार फिलहाल बैंक निफ्टी ने मार्केट को संभाला हुआ है। पर लगता नहीं अनुज कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी के ही स्टॉक्स पे दांव लगा के कोई मोटा पैसा मिल जाएगा। अच्छा सुशील जी, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे पीएसयू स्टॉक्स पर टिप्पणी करी जो आपको लगता है कि बस इल्यूजन है, चल रहे हैं लेकिन अब रियल स्ट्रेंथ नहीं है, कभी भी कोलैप्स नज़दीक खड़ी, तो ऐसे 1-2 बास्केट्स पे और आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। कैपिटल गुड्स ने बड़ा मूव स्ट्रॉन्ग दिया, जिसमें सिमेंस, कमिंस, एल&टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? व्यू क्या है इस वक्त कैपिटल गुड्स पे आपका? नहीं, हमें यहाँ पे भी इस वक्त कन्विक्शन वाली ये सारी ब्रेकआउट्स नहीं लग रही है, एक्सेप्ट फॉर सीमेंस एंड एबीबी। एल&टी की चार्ट पे अभी भी हमें सस्पिशन है, हम एल&टी को अवॉइड करेंगे। एल&टी को भी आप अवॉइड करेंगे। 1-2 बास्केट और देखिए, आई मीन कैपिटल गुड्स, और फिर और थोड़ा ड्रिफ्ट हो नीचे अगर हम सुशील जी, तो वोल्टास, ब्लू स्टार, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? वोल्टास बहुत दिनों बाद अपनी साल भर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को हिट करता हुआ, तापमान बढ़ता हुआ, तो ऐसे में कोई फेवरेबल कंडीशन है इस वक्त वोल्टास पे चार्ट्स पे? देखिए, वोल्टास की चार्ट आपके सामने मैंने स्क्रीन पे खोल दी है, और ये करीब करीब साइडवेज सा मोशन देते देते थोड़ा सा ऊपर का जो परकअप आया है, तो ठीक है 1300 से 1500 हो गया, पर यहाँ मोमेंटम नहीं पकड़ रही है चार्ट। तो मुझे इसमें भी ट्रैप सा ही लग रहा है। हम जब 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 वोल्टास इस पॉइंट के आसपास था, आज के 6-7 महीने पहले, तो बड़ा बुलिश सा सेटअप लगा था, पर वो टेक ऑफ नहीं कर पाई चार्ट, ये साइडवेज ही रह गई है। तो मैं वोल्टास को भी अभी पास करूंगा। देखिए, बाजार में बार बार ये हो रहा है कि एकदम से शार्प फॉल आके लगता है कि एकदम बिल्कुल कुरकुरा सा पैटर्न बन गया है और बड़ी सख्त ऊपर की चाल आएगी, पर रीबाउंड जो हो रहे हैं ना, वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, साइडवेज सी मूवमेंट बन रही है, बाजार डिसअपॉइंट कर रहा है, और ये लार्जर मैक्रो और पॉलिटिकल अनिश्चितताओं का ही कारण है कि मतलब स्टॉक्स उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये वोल्टास को भी अभी हम उसी श्रेणी में रखेंगे, और ब्लू स्टार भी उसी श्रेणी में। ओके, चलिए अब आपके खुद के कोई स्टॉक आइडियाज सुशील जी जो आज आप लेकर आए हो हमारे लिए? देखिए, ऐसा है कि कभी कभी इतनी सारी आइडियाज होती हैं कि 15 मिनट कम पड़ जाते हैं, और अभी बाजार के अंदर बहुत ही सिलेक्टिव होकर के बहुत ही लिमिटेड काम करने के मौके मिल रहे हैं, सिग्नल्स बड़े कम हैं। तो जो मेंटेनेंस मूव्स ही आ रही हैं, अब आईडीएफसी बैंक जैसे कल जो लेवल्स आ गए, हमारी
1.5 महीने 2 महीने पहले बात होती थी कि ये 66 67 के लेवल्स आएंगे तो हम इसे लेंगे। अब कन्विक्शन तो नहीं आ सकता इतनी खराब एटमॉस्फेयर में, पर चार्ट के अनुसार कल का जो लो था उसको स्टॉप लॉस रख के हमने अपने क्लाइंट्स को ये लेने की सलाह दी है सोबर क्वांटिटी ही काम करने के लिए कि अभी फिलहाल हम 66 से 86 की बैंड में 1-2 महीने रहे और उसके बाद वापस दोबारा 86 जाके 66 आके इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी शुरू हो जाएगी। देखिए 1% से भी ज्यादा 1% से भी कम नेटवर्थ का लॉस है अगर ये पूरा अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ जाए। और अब इसमें से कितनी इंश्योरेंस से रिकवरी होगी, कितनी इंटरनल रिकवरीज होंगी, तो ये इस तरह के वन ऑफ फ्रॉड इवेंट्स को मैं अगले क्वार्टर की अर्निंग्स के हिसाब से जोड़ के ये वैल्यूएशन राइट नहीं होता है। ये बुक वैल्यू का इरोजन है और इसको वन टाइम राइट ऑफ में ही पकड़ना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे इस कैलामिटी में अच्छी जगह है। सेम तरीके से जैसे आईटी में अब हम इंतजार में है कि जब कैलामिटी आएगी तो ये आ चुकी है तो यहाँ जगह बनेगी। अब छोटा स्टॉक एक है आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज और ये जगजीत इंडस्ट्रीज, अल्कोहल के 2 स्टॉक्स में हमने लास्ट वीक में बाई इनिशिएट किया अपने क्लाइंट्स के साथ, जो कि हो सकता है यहाँ से डबल भी हो जाए। और जगजीत आईएफबी इंडस्ट्रीज 6 महीने में डबल और जगजीत साल भर में 3 गुना। जगजीत इंडस्ट्रीज ने आज तक अर्निंग्स दिखाई नहीं है, उसके फाइनेंशियल नंबर्स बड़े मिस्टिकल हैं, पर एक जमाने में मैकडॉवेल भी इसी तरह मिस्टिकल नंबर्स पे रहता था और स्टॉक का प्राइस भागता चला गया और एक दिन मैकडॉवेल सुधर गया। तो मुनाफा है कंपनी में, दिखाती नहीं है, पर हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। कोलगेट पामोलिव हमारे यहाँ पे कुछ दिनों पहले लॉन्ग टर्म साल भर के पर्सपेक्टिव में बड़ा बाई आ गया, यहाँ से 5,000 का भाव साल भर का धैर्य रखने वाले को मिल जाए देखने के लिए। तो अब काजरिया सेरामिक्स है, जेएम फाइनेंस है, एचडीएफसी लाइफ है, तो हर बाजार में कोई ना कोई अलग अलग स्टॉक्स में काम करने का अवसर मिल रहा है। काजरिया सेरामिक्स हमें लगता है 3 गुना भाव हो जाए यहाँ से साल सवा साल में, और पीछे पीछे वो सेरा सैनिटरी वेयर भी स्टार्ट हो रही है चार्ट की चाल। अब अगर मैं हिंद सैनिटरी वेयर पर जाऊं, उसके फंडामेंटल नंबर्स इतने इम्पावरिज्ड हैं, इतनी एक्सट्रीम लिवरेज है, वो साथ में आईपीओ भी और निकालेगा, तो उन डिस्क्रिप्टिव्स को तो देख के आप काम नहीं कर पाओगे। पर ट्रेंड के साथ चलो तो हिंद सैनिटरी वेयर भी ट्रेंड के हिसाब से बढ़ जाएगा। अब उसका बढ़ना जस्टिफाइड है नहीं जस्टिफाइड है वो हम नहीं जानते, और उतनी मासूमियत के बिना फिर बाजार में काम करना संभव नहीं है। तो हिंद सैनिटरी वेयर भी कंसिडर आप कर सकते हो। अब फिर बाकी के और आपको अच्छे कॉल्स नए वीक हम देंगे। ज्यादा अभी शॉर्ट्स के कॉल आ रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करेंगे, आपला पोलो शॉर्ट है, ऑलराइट, चलिए सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले हफ्ते आपसे फिर कुछ और स्टॉक्स की बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आप मार्केट एट डेज लो, निफ्टी करीब 220 पॉइंट नीचे 25,500 के नीचे, और निफ्टी आईटी एक बार फिर लेकर आइए। और जैसा मैं कह रहा था कि अब शक्ल पहचाननी मुश्किल हो रही है इस समय, इस तरीके की पिटाई 3.5% नीचे निफ्टी आईटी। खैर काफ़ी सवाल होंगे आपके, इस शो को समेटेंगे और श्रेया और कंचन के साथ जुड़िए ट्रेडर्स हॉटलाइन में।